हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। हाल ही में चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले लालू के खिलाफ सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। उनके 17 ठिकानों पर छापेमारी भी चल रही है। यह छापेमारी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में की गई है। बताया जा रहा है कि लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। वर्षीय नेता को हाल ही में चारा घोटाले के 5वें केस में जमानत मिली है। यह चारा घोटाले का अंतिम केस है जिनमें उन्हें जमानत मिल चुकी है और वे जेल से बाहर आ चुके हैं। वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। सीबीआई की छापेमारी के बीच लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा, यह एक मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश है। सीबीआई की दिशा और काम पूरी तरह पक्षपाती है। पहली कहानी सुबह के 4:30 बजे हैं। जवान टॉयलेट के सामने अपनी बारी के इंतजार में खड़े हैं। मैं बीएसएफ कैंप में हूं। जिन जवानों को सुबह 6 बजे वाली शिफ्ट में ड्यूटी पर जाना है वे उठ चुके हैं। टॉयलेट कॉमन है, इसलिए हर कोई अपनी बारी के इंतजार में कतार में खड़ा है। जो हालात हैं उसकी फोटो दिखा नहीं सकते। फोटो लेने से भी मना किया है। इसे भास्कर के आर्टिस्ट गौतम चक्रवर्ती की बनाई इस पेंटिंग से समझिए। जो लोग तैयार हो चुके हैं वे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तय वक्त पर बॉर्डर पर पहुंचना है, इसलिए जवान 5:30 बजे से पैदल निकलना शुरू कर रहे हैं। हाथों में इंसास राइफल है, पैरों में काले रंग के जूते, सिर पर कैप जिस पर बीएसएफ लिखा है। कुछ के हाथ में पानी की बोतल और बाइनोकुलर भी है। इसी बीच कैंप में रात वाली शिफ्ट से लौट रहे जवानों का सिलसिला भी जारी है। दूसरी कहानी दोपहर के 12:30 बजे तक सब लौट आए हैं। सोने के लिए महज 2 घंटे का वक्त दोपहर के 12 बजे हैं। जो लोग सुबह 6 बजे गए थे उनकी शिफ्ट ओवर हो गई है। जवान बॉर्डर से कैंप के लिए निकलना शुरू कर चुके हैं। 12:30 बजे तक सब लौट आए हैं। कोई टॉयलेट में है, कोई अपने छोटे मोटे काम निपटा रहा तो कोई नहा रहा है। इन सब एक्टिविटी में दोपहर के 1:30 बज जाते हैं। फिर लंच शुरू होता है। बेड पर जाते जाते किसी को 2 तो किसी को 2:30 बज चुके हैं। इस बीच कुछ जवान मोबाइल लेकर आसपास कोई जगह ढूंढ रहे जहां नेटवर्क आए तो घर बात हो जाए। जवानों के पास सोने के लिए अब महज 2 घंटे का वक्त है, क्योंकि शाम 6 बजे उन्हें फिर दूसरी शिफ्ट के लिए निकलना जो है। तीसरी कहानी शाम के 4:30 बज रहे हैं। जवानों के उठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शाम के 4:30 बज रहे हैं। जो जवान 2 घंटे पहले सोए थे उनके उठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ कैंप के मेंटेनेंस में जुट चुके हैं। कुछ देर काम के बाद डिनर शुरू हो गया। डिनर के बाद शाम 5:30 बजे से जवान सरहद के लिए निकल रहे हैं। तय वक्त पर शाम 6 बजे जवान सरहद संभाल चुके हैं। चौथी कहानी रात के 12:30 बजे आने का सिलसिला शुरू। अभी रात के 12 बज रहे हैं। जो जवान शाम को गए थे अब उनकी दूसरी शिफ्ट पूरी हो गई है। 12:30 बजे तक कैंप में जवानों के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। अगला 1 घंटा रूटीन एक्टिविटी में जाता है। कोई रात के 2 बजे सोने गया है तो किसी को 2:30 बज गए। इन जवानों को 2 घंटे बाद यानी 4:30 बजे तक किसी भी हाल में उठना होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे फिर सरहद पर पहुंचना है। यानी दोनों शिफ्ट में जवान मुश्किल से 4 घंटे ही सो पाए, वो भी टुकड़ों में। जिन्हें तुरंत नींद नहीं आती वे और भी कम सो पाते हैं। नियम क्या है? बीएसएफ में कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं है। आमतौर पर एक बॉप यानी बॉर्डर आउटपोस्ट के पास 3 से 3.5 किमी का एरिया होता है, जिसे 18 से 20 जवान दिन रात संभालते हैं। जवानों की संख्या के आधार पर वर्किंग आवर्स बदलते रहे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाली टीम ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे और 1 दिन सुनवाई नहीं करने को कहा।
इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करते हुए दावा किया है कि हिंदू सदियों से उसी स्थल पर अपनी रीतियों का पालन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। औरंगजेब ने कोई वक्फ नहीं स्थापित किया था। विवादित जगह मस्जिद नहीं है। उन्होंने कहा, भारत में इस्लामिक शासन से हजारों साल पहले से संपत्ति आदि विश्वेश्वर की है। भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती है। औरंगजेब ने शासक होने के नाते जबरन कब्जा किया था। इससे मुसलमानों को संपत्ति पर हक नहीं मिल जाता है। शीर्ष न्यायालय ने इसकी सुनवाई गुरुवार को टाल दी क्योंकि एक वकील बीमार हैं। हिंदू याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने कहा कि वाराणसी की अदालत अब 23 मई को सुनवाई जारी रखेगी। मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील ने कहा कि दोनों पक्षों ने बृहस्पतिवार को निचली अदालत में अपनी अपनी आपत्तियां एवं जवाबी आपत्तियां दाखिल की। अब 23 मई को दीवानी अदालत में जिन याचिकाओं की सुनवाई की जाने की उम्मीद है, उनमें एक यह याचिका भी है जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और इससे लगी ज्ञातवापी मस्जिद के बीच एक दीवार को हटाने का अनुरोध किया गया है। जिला दीवानी न्यायाधीश रविवार कुमार दिवाकर ने महिलाओं के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वेक्षण का आदेश दिया था। याचिका के जरिए मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिदिन पूजा करने का अधिकार देने की अनुमति मांगी गई थी। वाराणसी में विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने रिपोर्ट पेश करने के बाद पत्रकारों से कहा, मैंने 14, 15 और 16 मई की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में क्या है यह मुझे बताने का अधिकार नहीं है। अब रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही अदालत करेगी। विशाल सिंह ने कहा कि वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के चिप वाले सीलबंद बक्से के साथ दस्तावेज भी जमा किए गए हैं। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट का कोई विवरण नहीं दिया। कांग्रेस को अलविदा कह चुके पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के सियासी करियर में बड़ा मोड़ आया है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में वे ऐसे दल में शामिल हो गए जिसकी आलोचना में उन्होंने अपना लंबा समय गुजारा है। बहरहाल यह कहा जा रहा है कि जाखड़ का भाजपा में आना पार्टी और नेता दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। 3 बार के विधायक और 1 बार के सांसद जाखड़ में भाजपा को एक हिंदू चेहरा मिला है, जबकि पूर्व कांग्रेस नेता को भाजपा ने ऐसा मंच दिया है जो उनके अनुभव को जगह दे सकता है। इसके अलावा जाखड़ की साफ छवि भी भाजपा को फायदा पहुंचा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सरकार में उथल-पुथल के दौर में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाया गया था, तब जाखड़ इस पद की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे थे। हालांकि कांग्रेस नेता अंबिका सोनी के सीएम के तौर पर सिख चेहरे के चुनाव ने हालात बदल दिए। तब जाखड़ ने कहा था, यह हिंदू बनाम सिख का मुद्दा बनाना पंजाब का अपमान है जो चरित्र से सेक्युलर है। हमने राज्य में काफी चीजों का सामना किया है। काफी प्रयासों के बाद यह सामान्य हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जाखड़ के करीबी बताते हैं कि कांग्रेस से अलग होने के बाद उनके 2 विकल्प आम आदमी पार्टी या भाजपा थे। उनका कहना है कि 92 सीटें जीतने वाली आप में उन्हें बहुत कम जगह मिलती, वहीं भाजपा में उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिख समूहों की मुलाकात की ओर इशारा करते हुए सूत्र कहते हैं कि पंजाब चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद भाजपा सीमावर्ती राज्य में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी कांग्रेस और अकाली दल से भी नेताओं को लाने की कोशिश कर रही है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और कांग्रेस के फतेह जंग बाजवा और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी वे नाम हैं जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को पूर्व सीएम कैप्टन ने भी जाखड़ को भाजपा में शामिल होने पर बधाई दी है। 14 मई को कांग्रेस छोड़ते वक्त जाखड़ ने इशारा किया था कि कैप्टन पंजाब के सीएम के तौर पर सही थे, लेकिन रावत को उन्हें अस्थिर करने के लिए भेजा था। मध्य प्रदेश में भी सरकार यूपी की तरह बुलडोजर का खूब प्रयोग कर रही है। राज्य के राजगढ़ जिले के जीरापुर में एक दलित की बारात पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था। इस हमले में कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जीरापुर में गुरुवार को कम से कम 48 घरों को तोड़ दिया गया। इन घरों के बारे में प्रशासन ने कहा कि ये सभी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे। पुलिस के अनुसार बारात मंगलवार रात करीब 11 बजे मस्जिद के बाहर से गुजर रही थी। तभी अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों ने तेज आवाज में संगीत बजने पर आपत्ति जताई।
राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कहा कि दर्ज बयान के अनुसार भारतीयों ने मस्जिद के पास से गुजरते समय म्यूजिक की आवाज को कम भी कर दिया था। उन्होंने कहा लेकिन दो समुदायों के सदस्यों के बीच कहासुनी हो गई और पथराव की सूचना मिल ली, जिसमें 6 साल के एक बच्चे सहित कम से कम 5 लोग घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदीप शर्मा ने आगे बताया कि इस मामले के आरोपियों ने आरोप लगाया कि उनके समुदाय की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। हालांकि इसे लेकर अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा प्राथमिकी में शुरुआत में 6 लोगों के नाम थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस ने इनमें से 6 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद जीरापुर वार्ड नंबर 4 के लोगों को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जरिए उन्हें बताया गया था कि उनका घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिसके बाद उसे तोड़ने की कार्यवाही की गई। अधिकारियों के अनुसार जिला अधिकारियों की एक टीम ने जीरापुर में 18 घरों को ध्वस्त कर दिया और अन्य 30 घरों को आंशिक रूप से तोड़ दिया।